बच्चों, आज से हम वाइवा का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स हैं सबके लिए वाइवा की वीडियोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आज हमने जो प्रैक्टिकल चूज किया है वो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, ओम्स लॉ। तो इसके बारे में हम जो वाइवा में जो मतलब मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको एग्जामिनर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल जो है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें 2 या 3 वायर्स दी जाती है। इन वायर्स का रेजिस्टेंस निकालना होता है और फिर इनकी रेजिस्टिविटी निकालनी होती है। ग्राफ बनाना होता है V और I के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेज करंट का ग्राफ बनाना है, उसके बाद जो स्लोप से फिर इनका रेजिस्टेंस निकाल के उसके बाद इनकी रेजिस्टिविटी निकालनी होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा ओम्स लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये अपरेटस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले कुछ एक बेसिक थ्योरी के क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करें। ओम्स लॉ क्या होता है? तो देखिए, ओम्स लॉ क्या है कि भाई जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और एनी रजिस्टर, यू कैन से, ये मान लिया रेजिस्टेंस वायर है, तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अक्रॉस हमने अप्लाई की हुई है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे R। तो यहाँ पे R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, अब सबसे पहले यहीं से कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे से पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I इज इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। इसको मापा कैसे जाता है? क्या डिवाइस होती है? तो इसको मापने के लिए जो हमारे पास डिवाइस लगी होती है वो होती है एमीटर। ठीक है, एमीटर होता है हमारे पास, एमीटर से मापते हैं हम करंट को। यहाँ पे हमारे पास मिली एमीटर भी लगा हुआ, तो एमीटर या मिली एमीटर, बहुत स्मॉल करंट है तो माइक्रो एमीटर भी हम लगा सकते हैं, माइक्रो एम्पेयर में मापेगा। अदरवाइज हम जनरली एमीटर ही यूज करेंगे या मिली एमीटर यूज करेंगे। तो 1 मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁶। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमीटर का पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम शायद आप देख पा रहे हो, इधर पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके साथ जो एमीटर जोड़ा जाएगा तो ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इधर पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर पे, अगर इंडिविजुअल एमीटर आप यूज कर रहे हैं तो उस पर रेड कलर की जो मतलब टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। वापिस आ जाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन पहले थ्योरी ही कवर करेंगे हम मेन में। तो करंट के बारे में हमें पता चल गया, करंट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसके लिए कौन सा मीटर हम यूज कर रहे हैं, तो उस मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ रहे हैं ना तो 0 रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का। प्रैक्टिकली अगर बात करें, हमारी लैब के अंदर जो एपरेटस होते हैं वो आइडियल तो नहीं होते हैं, बट बहुत कम होता है उनका भी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट का यूज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे निकाली जाती है पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में किसी 1 यूनिट चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन। ठीक है, इसको मापने की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की यूनिट क्या है? वोल्ट। सिंबल होता है कैपिटल V। मापने के लिए क्या यूज करेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? पैरेलल में। एमीटर लगता है सीरीज में, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। वोल्ट मीटर को भी सेम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव से जुड़ता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई कोई भी रेजिस्टेंस वायर है तो अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट की एक कंडीशन होती है ओम्स लॉ के लिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन ऑफर्ड। देखो, ये जो वायर थी, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, निकालते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में।
तो ये रेजिस्टेंस वायर क्या करती है, ये रेजिस्टेंस क्या करने के लिए यूज करते हैं हम सर्किट में, इसका क्यों यूज कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम कर देता है सर्किट में, जितना कम करवाना है। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, फैन धीमे चलाना है, रेगुलेटर को हाई जो है आप मतलब बढ़ा दीजिए उसका रेजिस्टेंस। तो जैसे 1 पे लगाया तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसलिए धीमे चलता है फैन। अगर उसको रेगुलेटर को आप 4 पे 5 पे घुमाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, तो फैन की स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफ वर्ड। अब ये अपोजिशन ऑफ वर्ड वैसे देखा जाए तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट है, जब तक ये वायर की लेंथ या एरिया ये सब चीजें कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि वायर अगर छेड़खानी नहीं करेंगे वायर की लेंथ या एरिया के साथ तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर लेंथ वगैरह के साथ कैसे, मतलब इसका रिलेशन क्या होता है, तो कहता है आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाएंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, सिंबल ओमेगा। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक यहां से देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला आ रहा है, आर ए बाई एल। अगर एक ऐसी वायर ली जाए जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, एरिया 1 यूनिट हो, तो उसका रेजिस्टेंस जितना होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो वायर को काट के छोटा कर दिया, लेंथ बढ़ा दी, छोटी कर दी, उसका डायमीटर चेंज कर दिया, इस बात पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इन सब चीजों से रेजिस्टेंस चेंज होगा बस। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी थी यहाँ तक, जिसके अंदर हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनकी यूनिट्स क्या है, कैसे निकाला जाता है, उन सब के बारे में है, ठीक है। अब यही कंडीशन का यूज करके हम विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से हम जो वी को वेरी करवाते रहते हैं, आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आती रहती हैं, लेकिन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वी बाई आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो ओम्स लॉ हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछे जाते हैं, अभी जितने भी इसके अंदर मीटर वगैरह, ऑपरेटर वायर वगैरह जो भी लगी हुई है, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भाई ये जो मीटर्स लगे हुए हैं कौन कौन से मीटर है, वी लिखा है तो वोल्ट मीटर है, एम ए लिखा है तो मिली मीटर है। अब पूछा जाता है कि इनकी रेंज क्या है, तो रेंज देख लीजिए। रेंज के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू देख लीजिए, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 0 to 6 वोल्ट इसकी रेंज हो गई। और लीस्ट काउंट पूछी जाती है कि भाई इसकी जो एक छोटी डिवीजन है 0 के बाद, जैसे ये स्टार्टिंग 0 है, तो 0 के बाद ये पहला छोटा डंडा जो आ रहा है ये कितना मेजर करेगा 0 से इस छोटे डंडे के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि भाई 10 डिवीजन कितने के बराबर है। हमने देखा कि 10 इक्वल पार्ट यहाँ तक 1 वोल्ट के बराबर है, तो एक छोटा पार्ट किसके बराबर हो गया, 0.1 वोल्ट। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, 0.1 वोल्ट। मतलब छोटे से छोटा ये कितना एक्यूरेटली किसी चीज को मेजर कर सकता है ऑपरेटर्स, दैट इज लिस्ट काउंट। उसके बाद हम यहाँ पे मिली एमीटर के बारे में बात करते हैं। मिली एमीटर की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 600 मिली एम्पेयर तक। और यहाँ पे देख रहे हैं हम 10 इक्वल पार्ट 100 मिली एम्पेयर के बराबर है, तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 10 मिली एम्पेयर, क्योंकि 10 पार्ट 100 के बराबर है, तो एक पार्ट 10 मिली एम्पेयर के बराबर होगा। तो अब इसकी जो डिविजन है वो 10 मिली एम्पेयर की डिविजन में मतलब चलेंगे आगे, ठीक है। ये बता दिया मैंने। एमीटर को या मिली एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को वायर के या बैटरी के पैरेलल में जोड़ा जाता है। इधर पे बैटरी लगी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इधर पे की दिखा रखी है ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, तो की तरह काम कर रहा है। ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट का सिंबल है। एक्चुअल ऑपरेटर्स में जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं तो रियोस्टेट भी जोड़ते हैं, ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। ये बीच में जो वायर होती है ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे भी हमने कॉपर वायर्स, ये वाली अंदर से कॉपर वायर्स ये सारी कनेक्शन के लिए बैटरी को जोड़ा हुआ है, या बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। और वैसे अगर हमें जोड़ना होता है तो हम इस तरीके की वायर्स जोड़ते हैं। ये जैसे एक बल्ब के साथ हमने कनेक्ट की हुई है, ये वायर होती है कनेक्शन के लिए, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इंसुलेटर मतलब कॉपर वायर है, ये हमारी कनेक्शन के लिए जनरली हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। कॉपर की वायर क्यों बनाई हमने,
क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, ये वायर कौन सी होती है? ये वायर कॉपर की वायर नहीं होती है, ये अलग होती है। ये जनरली हम कांस्टेंटन की यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जितने भी बनाए जाते हैं कांस्टेंटन या मैग्नीन से बनाए जाते हैं। हीटिंग डिवाइसेज में जनरली निक्रोम यूज होता है। ये सारी एलॉयज हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, कांस्टेंटन, मैग्नीन, निक्रोम। क्यों यूज कर रहे हैं इनको यूज करने का कारण क्या है? पहली बात तो ये कि इनकी हाई रेजिस्टिविटी है, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस भी बनाना है तो छोटी सी वायर से बन जाएगा। दूसरा पॉइंट कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर को कम करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या कंपोनेंट है? ये रेजिस्टेंस वायर है, अननोन वायर, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना था। वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट यहाँ पे अंदर लगा हुआ है। अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखा रखे हैं आपको पिछले प्रैक्टिकल में। और ये क्या है? बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर किस लिए यूज होता है? ये एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो 220 वोल्ट एसी से हमें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 0 to 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देती है। ठीक है, ये डीसी आउटपुट है। डीसी मतलब अंदर रेक्टिफायर भी लगा हुआ है जो एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 को कन्वर्ट कर रहा है अप टू 12 वोल्ट एसी में। उसके बाद फिर डीसी कन्वर्ट हो रही है। तो बैटरी की जगह पे ये डिवाइस यूज करी जाती है। इसका फायदा क्या है? चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, बिजली से चलेगा, जब जरूरत है ऑन कर लीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। ठीक है, वैसी बैटरी कुछ समय बाद खराब हो जाएगी या चार्ज करनी पड़ेगी बार बार, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब कई बार ये भी पूछा जाता है, थ्योरी के कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे और ज्यादा है इसमें, प्रैक्टिकल के बारे में तो ये सब चीजें थी। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट हमने कहा ओम है, तो 1 ओम को डिफाइन कीजिए। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, तो 1 ओम मीटर को डिफाइन कीजिए। रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए। ठीक है, वोल्टेज, करंट, इन सब चीजों को आपको डिफाइन करना होता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? ये वोल्ट मीटर जो था, वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, याद रखिएगा। आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर जीरो रेजिस्टेंस। तो ये मेन क्वेश्चन थे, और यही पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स जो है वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी वायर्स हम मतलब किस मेटल की यूज कर सकते हैं। मैंने बताया जिस जो नॉन वायर होती है वो हमारे कांस्टेंट मैग्नीन की रखी जाती है जनरली, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसके बनाए जाते हैं। और कनेक्टिंग वायर्स हमेशा कॉपर की रखी जाती है, ये जैसे अभी आपको दिखाई थी कनेक्शन जोड़ने के लिए, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉपर, सिल्वर, इस तरीके के डिवाइसेज। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं। तो ओमिक डिवाइसेज वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगी, जैसे ये कांस्टेंटन, मैग्नीन या कॉपर वायर हो गई, ये सब ओमिक डिवाइसेज हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेज का कोई एग्जांपल पूछ ले कि भाई नॉन ओमिक डिवाइस बताओ, जैसे पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड जो है वो ओम्स लॉ का उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ओमिक डिवाइस मतलब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, वी और आई का जो ग्राफ होगा इसका कांस्टेंट बनेगा। और नॉन ओमिक डिवाइस कौन सी होगी? नॉन ओमिक डिवाइस में ऐसा सब नहीं होगा, उसका ग्राफ थोड़ा अलग होता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ होता है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ रहता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ कुछ इस तरीके का करके ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेज के एग्जांपल्स आ गए हमारे। ठीक है, यूरेका वगैरह की भी ये वायर जो है हमारी बनाई जाती है। और कई बार कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मान लिया जैसे ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इसकी जगह कोई दूसरी रेंज का एमीटर या वोल्ट मीटर हम लगा दें, या बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दें, तो उससे इस रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस, मतलब ये जो वायर है इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है, क्योंकि ये वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक इसकी मोटाई और इसकी लंबाई कांस्टेंट है और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं जी से, जी इज इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस की यूनिट भी इसकी उल्टी यूनिट हो जाती है। ओम का उल्टा कर दीजिए, महो, वो कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी किस रेंज में होती है? तो कंडक्टर्स बहुत कम रेजिस्टिविटी ऑफर करते हैं एक्चुअली, 10⁻⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻2 ओम मीटर की रेंज में जनरली ये करीब करीब इसी रेंज में रेजिस्टिविटी ऑफर करते हैं। और जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं तो सेमीकंडक्टर्स 10⁻0 टू 10⁻5 ओम मीटर की रेंज में होते हैं। और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो 10⁻8 से लेकर 10⁻18 ओम मीटर के, ये थोड़ी बहुत रेंज ऊपर नीचे रहेंगी। कंडक्टर
सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो बेसिकली तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई सीरीज पैरेलल का भी इसमें पूछ ले आपसे कि भाई रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या रेजिस्टेंस होगा। बाकी ओम्स लॉ के ऊपर मेन यही क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये ओम्स लॉ से रिलेटेड हमारा वाइवा था, वाइवा के क्वेश्चंस। बाकी तो टेबल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि आप कैसे रीडिंग ले रहे हैं। वोल्टेज की रीडिंग बोला जाएगा कि भाई लेके बताइए कोई एक रीडिंग, इस तरीके से पूछ सकता है। ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ग्राफ में स्लोप कैसे निकालना है, स्केल क्या चूज किया है, और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप डेल्टा वी बाई डेल्टा आई करके, तो वो सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।